यो बॉयज, दिस इज आतिफ। SBFC में आप सबका स्वागत है। और तो गाइज, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं कि लोग क्यों नफरत करते हैं आर्सेनल से। क्यों आर्सेनल को लोग इतनी गाली देते हैं, क्यों लोग इतना गरियाते हैं जब भी आर्सेनल का नाम सुनते हैं। नॉन आर्सेनल फैंस और आर्सेनल के फैंस एकदम मतलब सर पे चढ़ा कर रखते हैं, बेस्ट भाई क्लब, इससे अच्छा कोई क्लब ही नहीं है। भले ही रियल मैड्रिड ने 15-15 UCL जीत लिया, लेकिन वो भी बराबर नहीं है भाई आर्सेनल के, अकॉर्डिंग टू देयर फैंस। गाइज ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये उनके शब्द है, मेरे ऊपर मत डाल देना ये सारे चीजें। तो गाइज बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम चलते हैं, जानते हैं कि आर्सेनल से लोग नफरत क्यों करते हैं। पर वहां तक ये बात क्यों आई, हम इससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं आर्सेनल की, कि आर्सेनल का हुआ क्या था, सीन क्या था, कहां से शुरुआत हुई। तो गाइज हम शुरू करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में घुस के जानते हैं कि आर्सेनल को लोग इतना क्यों गरियाते हैं, क्या है उनकी हिस्ट्री। आर्सेनल की जो शुरुआत है वो हुई थी 1886 में। एक स्कॉट्समैन बंदा था, उसका नाम था डेविड डेंस्किन करके, और वो अपने 15-14 पंटरों के साथ मिलके, जो फैक्ट्री में काम करते थे उनके साथ मिलके, उन्होंने चंदा जमा करके एक क्लब शुरू करा जिसका नाम था डायल स्क्वायर फुटबॉल क्लब। फिर उसके अगले साल ही उस क्लब का नाम चेंज करके वो रख लेते द रॉयल आर्सेनल। जहाँ पे वो काम करते थे वो एक तरह से हथियार हथियार बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो तुम लोग अब समझ ही चुके होंगे उन्होंने क्यों नाम रखा था ये आर्सेनल। उसके बाद 1893 आते आते वो लोग क्लब को प्रोफेशनली रजिस्टर करते थे। प्रोफेशनल रजिस्टर का मतलब ये होता है कि इससे पहले वो क्या छोटा मोटा क्लब थे, मतलब जो लोकल होता है, तुम लोग ने देखा होगा, तुम्हारे शहर में भी होगा, हमारे शहर में भी है, मारा मारी करते हैं, जो फुटबॉल का मैच होता है, बत्ते हैं आपस में पैसे पैसे लगा के, और जब वो हार जाते हैं तो क्रिकेट जैसे होता था, विकेट विकेट लेके भागे जा रहे हैं, वैसे क्या पता ये लोग फुटबॉल या पोल लेके भाग जाते हो, या ग्राउंड में हक देते हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी करते हो, क्या पता। लेकिन इन्होंने जब प्रोफेशनल रजिस्टर करा तो गाइस उसके कुछ टाइम बाद, मतलब 1910 आते आते हुआ क्या था कि बहुत सारे फुटबॉल होने लग गया था इंग्लैंड में, तो लोग अटेंडेंस इनकी कम हो गई थी, तो ये बैंकरप्ट के करीब चले गए थे, एकदम मतलब एकदम फटी पड़ी थी। फिर कुछ बिजनेसमैन आगे आते हैं, जिसमें से एक का नाम था हेनरी नॉरिस, और वो क्लब परचेज कर लेते हैं। फिर फुटबॉल कुछ टाइम के लिए बंद होता है, वॉर वॉर होती है, 1919 में दोबारा से सब कुछ शुरू होता है। तो वहां पे एक इंसिडेंट होता है बहुत ही जोरदार आर्सेनल की हिस्ट्री में। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। तो 1925 तक आते आते आर्सेनल काफी पॉपुलर हो रखी थी, काफी अटेंडेंस बढ़ रही थी, पैसा कमा रही थी। तो उस पैसे को वो इन्वेस्ट करने के लिए हडर्सफील्ड टाउन के मैनेजर हर्बर्ट चैपमैन को लेकर आते हैं क्लब में, और फिर वो एक रेवोल्यूशन लेकर आते हैं क्लब में। आई थिंक उनकी हिस्ट्री का पहला रेवोल्यूशन था वो, जिसमें वो 2 लीग टाइटल जीतते फर्स्ट डिवीजन के, एक FA कप जीतते और 3 चैरिटी शील्ड जीतते हैं। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर आ जाती है दोबारा से, और गोल्डन एज खत्म हो जाती है। दूसरी बार वॉर के खत्म होते ही जब फुटबॉल वापस से शुरू होता है, आर्सेनल एक और बार FA कप जीतता है, और 7th टाइम जो है फर्स्ट डिवीजन टाइटल जीतता है, जो उस टाइम का सबसे सक्सेसफुल क्लब बना देता है उनको इंग्लैंड का। फिर 50s से 80s तक जो है क्लब अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, क्लब ऊपर नीचे डोलता रहता है। FA कप एक आध जीत जाता है, बहुत सारे फाइनल्स में जाता है, लेकिन जीत नहीं पाता है, मतलब मीडियोकर क्लब बन जाता है वो काफी। फिर 1986 आता है, और आर्सेनल जॉर्ज ग्राहम, जो उनके फॉर्मर प्लेयर थे, उसको लेकर आता है क्लब में। और उस दौरान होता क्या है कि जॉर्ज ग्राहम का जो माइंडसेट होता है वो होता है फुल डिफेंसिव, तो वो पूरा डिफेंसिव टीम बनाते हैं, काफी खतरनाक वॉल टाइप की बनाते हैं। इससे होता क्या है कि लोग उनको बोरिंग बोरिंग करके लेबल कर देते हैं कि ये बोरिंग है, ये तो बोरिंग है, क्या कर रहा है यार, ये तो बेकार है, तो बेकार फुटबॉल खिला रहा है। लेकिन उसकी भी एक कल्ट फॉलोइंग बन गई थी, बहुत बड़ा ही फैन बेस उनका भी ग्रो हो गया था, क्योंकि उस बीच वो लोग अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, भले ही बोरिंग थे लोग कहते थे। उस बीच उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीता, FA कप जीता, लीग कप जीता, और यूरोपियन कप विनर्स कप भी जीता, और सुपर कप के जो है वो फाइनल में भी खेलते हैं और हार जाते हैं AC मिलान से। और उसके बाद फिर जॉर्ज ग्राहम का एक स्कैंडल सामने आता है कि वो कुछ बाहर के किसी एजेंट से पैसे लेते हुए क्लब के ट्रांसफर्स में इंजेक्ट कर रहे थे वो बाहर का पैसा। फिर जॉर्ज ग्राहम को किक कर दिया जाता है क्लब से कि भाई ये काला बाजारी नहीं चलेगी यहाँ पे, निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। और फिर जॉर्ज ग्राहम के सैक होने के बाद ब्रूस रियॉक को लेकर आ जाता है क्लब में, जो इस सिर्फ 1 साल के लिए टिकते हैं। फिर क्लब में एक बहुत ही जोरदार, बोलते हैं ना, जो क्लब का एक गोल्डन एज आया था टाइम 1996 में, जब क्लब में कदम रखते हैं आर्सेन वेंगर। आर्सेन वेंगर एक ऐसे इंसान है, समझ लो, जिन्होंने आर्सेनल को मॉडर्न डे आर्सेनल जो उन्होंने बनाई थी, जो आज से लास्ट टाइम 22 साल पहले जो टाइटल जीती थी, वो उन्हीं के अंडर लास्ट टाइम जीती थी, और उन्होंने वो टीम बनाई थी 1996 में आके। और वो 1996 में आने से बहुत टाइम पहले ही, आई थिंक 1980s के एंड में ही, जो आर्सेनल के वाइस प्रेसिडेंट थे डेविड डीन, उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही थी। तो उस टाइम आर्सेन वेंगर AS मोनाको के मैनेजर हुआ करते थे, और काफी अच्छी तरह से उनकी टीम बिल्ड हो रही थी। तो डेविड डीन जो है उन पर नजर रखते थे, तो उन्होंने बोर्ड को सजेस्ट भी करा था एक बार, बट बोर्ड उस टाइम कन्विंस नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड में ऐसा फॉरेन मैनेजर्स को लाने का कोई कल्चर था नहीं, उस टाइम फॉरेन मैनेजर्स ज्यादा होते नहीं थे, तो वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन जब दोबारा उनके पास जब मौका आया, डेविड डी ने सजेस्ट करा, तो वो लोग श्योर थे कि हाँ, आर्सेन वेंगर को ही लाएंगे हम क्लब में।
तो जब आर्सेन वेंगर आते हैं, अपने कदम रखते हैं क्लब में, तो काफी कुछ आगे चेंजेस कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जिनको मैच के बाद बियर वियर पीने की आदत थी, वो सब बंद करा देते हैं, डाइटिशियन लेकर आते हैं, न्यूट्रिशन लेकर आते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं खतरनाक वाली, और एक बहुत जोरदार तरह का फुटबॉल खिलाना शुरू करते हैं। तो वो एक तरह से उनका गोल्डन एज है। वो 1996 से लेकर 2006 तक आर्सेनल लिटरली चैलेंज करता है भाई टाइटल के लिए। मैन यूनाइटेड को हेड टू हेड लड़ाई हो रही होती है। जैसे अभी रिसेंट टाइम में भी आर्सेनल ने जो है, तुम लोग ने देखा होगा कि सेकंड आप जाके फर्स्ट आई है, तो वैसे ही आर्सेनल ने आर्सेन वेंगर के अंदर भी किया था। वो एक तरह से एज ए मैनेजर आते हैं, वो हर चीज मैनेज कर रहे होते हैं। और डेविड डीन वगैरह बोर्ड में भी काफी अच्छे बंदे थे उनके जानने वाले, तो उनको मतलब पूरी एक तरह से गो मिलता है कि जाओ तुम जो करो, हम लोग तुम्हें बैक करेंगे। तो आर्सेन वेंगर जो है एक ऐसी टीम बनाते हैं जो डोमिनेट करती है प्रीमियर लीग में। उनको आज मॉडर्न डे इनविंसिबल्स के नाम से जाना जाता है। 2004 का सीजन जो था उनका, वो पूरा इनविंसिबल गया था। उन्होंने टाइटल जीता था, लीग टाइटल। फिर उसके बाद होता क्या है कि वो 2006 में चैंपियंस लीग का फाइनल भी खेलते हैं, क्लब का पहला पहला हिस्ट्री में क्लब की। क्योंकि क्लब उससे पहले आर्सेनल ने जो है इंग्लैंड में तो बहुत डोमिनेट करा था, लेकिन कभी यूरोप में जाके वो अपने डोमिनेशन को दिखा नहीं पाए। जाके वो घर के शेर और बाहर जाके ढेर थे, वो कुछ इस तरह से उनकी हरकतें थी। तो होता क्या है कि आफ्टर 2006 जब उन्होंने चैंपियंस लीग फाइनल खेला था, तो उनकी जो इनविंसिबल टीम और उनका जो कोर था, उनके सारे जो प्लेयर्स थे, वो सब जाने लग जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अर्ली 2000 के टाइम में आर्सेनल को वेम्बली में कुछ मैचेस मिलते चैंपियंस लीग के, और काफी उन्होंने सीट वीट भर दी थी। तो उनके बोर्ड ने देखा कि ओ भाई यहाँ तो कुछ कुक हो रहा है भाई, अटेंडेंस भर रहे हैं। तो उन्होंने नया स्टेडियम बनाने का सोचा, जो आज जिसको लोग एमिरेट्स स्टेडियम के नाम से जानते हैं। तो वहां पर उन्होंने पीछे पीछे चालू कर दी थी प्लानिंग एक नए स्टेडियम की। तो उन्होंने लोन वगैरह ले रखे थे। तो हुआ ये था कि आर्सेन वेंगर को उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो कि तुम क्लब छोड़ के जाओगे नहीं जब तक स्टेडियम पूरा बन नहीं जाता, और तुम जो है बैठ के भाई क्लब को चैंपियंस लीग में किसी तरह क्वालिफाई कराना है, ताकि क्लब जो है पैसा उतना कमा सके कि हम अपना चुका सके लोन वगैरह उनका। क्योंकि उनको पता था और कोई मैनेजर कर नहीं सकता ये। तो क्लब ने एक नई फिलॉसफी पकड़ी, क्योंकि वो मार्केट में बहुत सारा स्पेंड नहीं कर सकते थे और किसी बड़े प्लेयर को ला नहीं सकते थे। तो उन्होंने यंगस्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू करा और उनको डेवलप करके बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसी क्लब की कुछ डायरेक्शन बन चुकी थी। एक टाइम पे वो लोग जब बड़े बड़े प्लेयर्स उठा के लाते थे भाई, काफी बड़े बड़े स्टार्स खेलते थे। फिर एक टाइम ये आ गया कि यंगस्टर्स पे वो रिलाई करने लग गए। तो ऐसे हुआ क्या कि उनको एक टाइम पे जब वो टॉप पे थे, टॉप से आते आते टॉप 4 में ही घूमना शुरू कर दिया। मतलब आर्सेन वेंगर की एक अच्छी बात ये थी कि वो टॉप 4 में टीम को रखते थे, चाहे क्लब की फटी पड़ी है, पीछे से धुआं निकल रहा हो, लेकिन फिर भी वो टॉप 4 लेकर आ जाते थे। लेकिन उनके जो फैंस थे, आर्सेनल के फैंस, मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैं पर्सनली आर्सेन वेंगर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, उनका वर्क का काफी फैन हूँ। लेकिन उनके फैंस उनको काफी क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये क्लब को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ डिसीजन मैं बोलूंगा कि हाँ आर्सेन वेंगर का हाथ था उनमें, लेकिन यार पूरा तरह से आर्सेन वेंगर भाई जो उनके पास रिसोर्सेस थे वो कर रहे थे। तो एक AFTV करके बंदा है, तुम लोग को पता ही होगा, बहुत सारे जो फुटबॉल के फैंस हैं उसके चैनल पे आके सब रेंट करते थे एकदम कि यार हटाओ भाई इसको, आर्सेन वेंगर को हटाओ, ये तो क्लब की फाड़ रहा है यार, खून निकाल रहा है क्लब का। तो जब आर्सेनल छोड़कर आर्सेन वेंगर चले गए ना, तब जाके सबको ये रियलाइज हुआ बाद में कि भाई वो आदमी कितना इंपॉर्टेंट था क्लब के लिए। उसके बाद क्लब लेकर आता है उनाई एमरी को। तो उनके पहले सीजन में आर्सेनल 5th पे फिनिश करती है लीग में और यूरोपा कप का फाइनल खेलती है और हार जाती है चेल्सी से। सबको लगा था कि वो चेल्सी को हरा देंगे, बट वो चेल्सी से हार जाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही वो दिसंबर तक उनकी छुट्टी हो जाती है, क्योंकि एक तो बेचारे को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी ढंग से, ऊपर से जो है वो क्लब के कल्चर को समझ नहीं पाया था जो आर्सेन वेंगर ने सेट करके रखा हुआ था। और फिर 20 दिसंबर को जो है क्लब लेकर आता है मिकेल अर्टेटा को। अब ये मिकेल अर्टेटा कौन है, क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं उनका। मिकेल अर्टेटा स्पेनिश हैं और वो जब 15 साल के थे तो उन्होंने बार्सिलोना की बहुत ही फेमस एकेडमी ला मसिया, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया और एकेडमी ज्वाइन करके उनको जो फुटबॉल का पैशन था वो आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन गाइज अर्टेटा कोई इतने खास प्लेयर थे नहीं, क्योंकि उनसे भी खास लोग टीम के अंदर ऑलरेडी बैठे हुए थे, अपने मोमेंट का इंतजार कर रहे थे कब उनको मौका मिलेगा। तो अर्टेटा को पता था कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिलने वाला बार्सिलोना की A टीम में। तो अर्टेटा को फिर PSG लोन पे भेजा गया। फिर लोन से वापस आते ही उनको रेंजर्स को सेल कर दिया गया स्कॉटिश प्रीमियर लीग में। और उसके बाद वो एवर्टन गए डेविड मोइस की टीम में, वहां पे जाके खेला उन्होंने। और फिर 2011 आते आते आर्सेनल के साथ साइन करते हैं। तो जब 2016 में मिकेल अर्टेटा रिटायर होते हैं तो उनके पास 3 चॉइस होती हैं। या तो वो आर्सेनल की एकेडमी में भाई लीड बने, जो आर्सेन वेंगर ने ऑफर करा था कि आर्सेनल की एकेडमी संभालो आगे। और या तो उनके पास एक चॉइस होती है, जो उनका फॉर्मर टीममेट होता है PSG में, पोचेटिनो, वो उनको बोलता है कि आओ मेरे साथ असिस्टेंट मैनेजर बन के टॉटनम में काम करो, जब वो टॉटनम में काम कर रहे थे। और जो तीसरा ऑप्शन होता है वो उनके पास होता है पेप ग्वार्डियोला के साथ मिलकर जो है मैन सिटी का असिस्टेंट मैनेजर बनकर उनके साथ काम करना। और जुलाई 2016 में अर्टेटा डिसाइड करते हैं कि वो पेप को ज्वाइन करेंगे मैन सिटी में।
और गाइस पेप और अर्टेटा का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं यहाँ पे। पेप ग्वार्डियोला और अर्टेटा, उस टाइम ऐसा सीन था कि बारसा की जो मेन टीम थी वो एकेडमी के बच्चों के साथ में सबकी ट्रेनिंग होती थी। तो उस टाइम मिकेल अर्टेटा पहली बार पेप ग्वार्डियोला से मिला। उस टाइम पेप ग्वार्डियोला बार्सिलोना का कैप्टन था। ग्वार्डियोला ने अर्टेटा को कन्विंस करा था जब वो आर्सेनल में खेलता था, अर्टेटा तुम जाके जो है फ्यूचर में बहुत अच्छे कोच बन सकते हो, तुम काफी अच्छा, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल दिखता है मुझे। तो जब अर्टेटा आर्सेनल में खेल रहे थे 2012 में, तो पेप कांटेक्ट करता है अर्टेटा को और पूछता है चेल्सी के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उस टाइम बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी का सेमीफाइनल होने वाला था 2012 के चैंपियंस लीग में। तो अर्टेटा से इन्फॉर्मेशन लेता है चेल्सी के बारे में पेप, और पूछता है भाई क्या चल रहा है, भाई क्लब में कैसा चल रहा है, क्या है सीन, कैसे खेलते हैं ये लोग। और 2015 में जब पेप ने डिसाइड करा था कि वो बायर्न म्यूनिख छोड़ देगा, तो अर्टेटा के साथ रिकनेक्ट करता है और उसको कन्विंस करता है एक तरह से कि आओ मेरे साथ काम करो मिलके। और मैन सिटी में अर्टेटा पेप के अंडर काम करके 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीतता है, एक FA कप जीतता है, 2 लीग टाइटल जीतता है जिसको EFL कप बोलते हैं या काराबाओ कप, जो आप बोलना चाहो। अर्टेटा के पहले सीजन में आर्सेनल फिनिश करती है 8th। 1994-95 सीजन के बाद से पहली बार ऐसा होता है जब आर्सेनल 8th पे फिनिश करती है, और उसी सीजन वो लोग FA कप खेलते हैं और चेल्सी को 2-1 से हराते हैं, और क्लब का 14th FA कप जीतते हैं, जो आज तक कोई भी नहीं जीता होता जितना आर्सेनल जीता हुआ था उस टाइम पे। वो एक रिकॉर्ड है भाई अभी भी। तो ये हो गया गाइज आर्सेनल का और अर्टेटा का बैकग्राउंड, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि लोग आर्सेनल से इतना हेट क्यों करते हैं, क्यों क्यों हर जगह लोग उनको पीछे पड़े रहते हैं। वैसे उनके फैंस को लगता है सब उनके पीछे पड़े रहते हैं, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली आप नॉन आर्सेनल फैन है तो आप देखोगे कि आर्सेनल के फैंस ऐसी बातें ही कर रहे होते हैं कि आप उनको गाली दोगे ही दोगे। हर एक क्लब के फैंस को गाली दी जाती है, कहीं ना कहीं देता है, लेकिन आर्सेनल के फैंस पे स्पेशली लोग ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि यार वो अनोइंग है, बहुत ज्यादा ही उंगली करने वाले टाइप के लोग हैं। वो उंगली करके क्या खुद ही सूंघ लेते हो, फिर दूसरों को भी वही सूंघाने की कोशिश करते हैं, तो जिससे लोग और अनोइंग होते हैं कि यार ये साला क्या हरकत कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, इनको मारो सालों को चाटे आटे। और मतलब उनके फैन बेस ऐसा है कि सीजन जब भी शुरू होने वाला होता है कि वो पहले से बता देंगे भाई हम सीजन ये जीत रहे हैं यार, अबे ये तो हमारी ट्रॉफी है, अबे ये तो हमने जीत लिया यार, ये तो है चैंपियंस लीग हमारी, अरे ये कर लिया। और अब तो उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल जीत लिया है, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी जाके देखोगे तो उनके फैंस हर जगह ऐसी ऐसी पोस्ट डाल रहे हैं भाई, जिसको तुम देख के कहोगे भाई क्या कर रहे हो यार, क्या हरकतें हैं यार तुम्हारी। देखो तुम क्लब से, क्लब की अचीवमेंट जैसी भी होती है, तुम क्लब से नफरत नहीं करोगे, ठीक है। तुम नफरत करोगे जो क्लब को लेके एकदम बढ़ा चढ़ा के बातें करते होते हैं उनके फैंस। उनका एक प्लेयर है बुकायो साका करके, तो उनके फैंस उससे कंपेयर करते हैं कि भाई बुकायो साका मेसी से बेटर है, बुकायो साका इससे बेटर है, बुकायो साका उसका बाप है, बुकायो साका उसका नाना है, उसका फूफा है, उसका दादा है, बुकायो साका दैट, बुकायो साका दिस। और उनकी टीम में एक प्लेयर है डेक्लन राइस करके, भाई उनके फैन बेस का कहना है कि भाई वो तो सीधा प्लेयर ऑफ द सीजन होना चाहिए भाई, उसको जो है भाई बैलन डोर दे दो, उससे अच्छा प्लेयर आज तक आया नहीं। बताओ यार उसने सिर्फ एक प्रीमियर लीग टाइटल जीता और तुम यार ऐसी ऐसी चीजें लिख रहे हो। भाई इतने सारे प्लेयर जो है जाके पता नहीं क्या क्या अचीव कर रहे हो, उनको अवार्ड नहीं मिल रहा, तुमको बैलन डोर जितवाना है। और मतलब अपने कुछ प्लेयर्स को लेजेंड भी बोलते हैं, मतलब कोई भी प्लेयर अभी तक, भाई तुम पहली बार प्रीमियर लीग अब जाके जीत रहे हो, ठीक है, FA कप एक का जीता है और तुमने कम्युनिटी शील्ड जीती है, तो तुम प्लेयर्स को लेजेंड बता रहे होते हो हर जगह कि ओ हमारा वो प्लेयर तो लेजेंड है, अरे वो प्लेयर तो लेजेंड है, ये यहाँ का है, वो वहां का सुपर हीरो। और वो जो मैन यूनाइटेड की 2008 की स्क्वाड थी उसके साथ जो है करंट स्क्वाड को कंपेयर करते हैं। मैन यूनाइटेड 2008 वाली स्क्वाड ने चैंपियंस लीग भी जीती थी। वैसे आर्सेनल भी अभी एक मैच दूर है चैंपियंस लीग के, लेकिन क्या पता वो जीत भी जाए, वो बन भी जाए, उससे बेटर भी बन जाए। लेकिन यही है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा उनको कि वो बेटर टीम है। कभी कोई भी नॉन आर्सेनल फैन कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि आर्सेनल बेटर टीम है किसी भी टीम से। मतलब इनका फैन बेस लिटरली समझ लो पाकिस्तान के फैन बेस की तरह है। जैसे पाकिस्तान आज भी क्रिकेट में अपनी पास्ट हिस्ट्री 90s को लेके रोता रहता है, मतलब पड़ा रहता है कि हमने 90s में ये करा था, हम तो इंडिया को 90s में हराते थे। तो वैसे आर्सेनल का भी है फैन बेस भी यही, हम 20 साल पहले इनविंसिबल थे, हम सबको मारते थे, हम प्रीमियर लीग जीतते थे। तो आज भी उसी चीज को लेके जो है नाचते रहते हैं, अपना ले हिलाया करते हैं, इधर नाचते उधर नाचते, गंदगी मचा रहे होते, पाद रहे होते, हग रहे होते हैं। तो मतलब बहुत ही टॉक्सिक फैन बेस उनका। मतलब आप अगर कभी भी किसी सोशल मीडिया हैंडल पे जाएंगे और आप जाके बस आर्सेनल के बारे में कुछ भी लिख देंगे, आपके कमेंट सेक्शन में आके सारे गूनर्स आपको जो है पाद पाद के सड़ा देंगे। एक और रीजन है आर्सेनल से लोग जो इतना नफरत करते हैं, वो है उनका मैनेजर मिकेल अर्टेटा। मिकेल अर्टेटा क्या करता है कि जब मैच चल रहा होता है तो टच लाइन पे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम देखना कभी भी फील्ड में एक लाइन बनी होती है मैनेजर की, तुम्हें उसके आगे क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, वरना तुम करोगे तो रेफरी आके तुम्हें येलो कार्ड पकड़ा देता है या तुमको वार्निंग देता है पहले। लेकिन मिकेल अर्टेटा वो लाइन क्रॉस करके चला जाता है और विंगर के कान में जाके पे 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 चिल्लाया करता, पौ 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 करता रहता है।
तो उससे क्या है कि जो ऑपोजिशन फैन है या जो बाकी लोग होते हैं वो देख के एकदम मतलब गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या हरकतें कर रहा है, इसको कोई रोक क्यों नहीं रहा है, इसको लोग पकड़ के मार क्यों नहीं रहा चांटे आंटे। मुझे लगता है अगर प्लेयर्स को ये पावर दी जाए कि भाई जाके मैनेजर को धपोड़ दो, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग उसको चांटा भी मार दे वहां पे। और एक और चीज है जिसमें होता क्या है कि उनके बॉक्स में बॉल आती है तो उनका जो गोलकीपर है वो पकड़ के लोगों को खींच रहा होता है, पकड़ के गले लगा रहा होता है हवा में उड़ के। तो क्या है उनको फॉल नहीं मिलता है। तो होता क्या है कि सीधी सी बात है यार, तुमको फॉल नहीं मिल रहा, दूसरी टीम जाके कर रही है तो तुम तुरंत फॉल दे रहे हो। तो उसकी वजह से क्या वो ये हर हफ्ते करते हैं, वो हर वीक हर मैच में वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं और हर बार उनको जो है कोई कुछ नोटिस भी नहीं करता, उनको कोई फॉल वॉल भी नहीं मिलता, वो निकल जाते हैं, बच जाते हैं। तो जिसकी वजह से और लोग उनको लेके गुस्साए रहते हैं कि साला ये क्या हरामीगिरी कर रहे हैं यार, हमारे साथ तो यार छू दे रहे तो फॉल दे रहा है, उसको देखो पकड़ के गला दबाए दे रहा है, उसको फॉल नहीं मिल रहा यार, हर हफ्ते बच के निकल जा रहा है। और आर्सेनल ने टैक्टिकली भी बहुत कुछ अडेप्ट करा है, जैसे कि सेट पीस पे वो खेलते हैं, कॉर्नर्स पे पूरा रिलाय करते हैं कि किसी तरह जाके जो है उनको कॉर्नर मिल जाए और कॉर्नर से वो गोल कर दें। ठीक है। और जब भी डिफेंड करने की बारी आती है तो 8-8 10-10 लोग एक साथ बॉक्स में खड़े हो जाते हैं और वहां मारा मारी चल रही होती है, बदबू सुंघा रहे होते हैं एक दूसरे को बैठ के वहां पे। और अगर देखोगे तो ये पूरा सीजन, ये जो पूरा पास सीजन गया है उन्होंने एक भी पेनल्टी कंसीड नहीं करी है। ठीक है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है कि यार कोई भी क्लब, मतलब कोई भी क्लब होगा एक तो पेनल्टी कंसीड करता ही है, लेकिन आर्सेनल ने एक भी पेनल्टी कंसीड नहीं करी। तो उसको लेके भी उनको बहुत ज्यादा हेट मिलती है, बोला जाता है रेफरी फेवरेटिज्म वाला काम, फेवर दे रहे हैं भाई इन लोग को। और उल्टा जो आर्सेनल के मैनेजर है वो उल्टा रेफरीज को पेल रहा होता है कि यार ये देखो ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ ऐसी चीजें कर रहे हैं। उनके प्लेयर्स भी कुछ यार ऐसे हैं कि मतलब बहुत जल्दी डाइव कर देते हैं, जैसे उनके बगल से कोई जा रहा हो देखते हैं उसको, वो पहले लेट आते हैं, जमीन पे जाके पलट जाते हैं। ठीक है। जैसे साला हम लोग स्कूल में खेलते थे कबड्डी वगैरह, जाके लोग पलट जाते थे। और इस तरह के टैक्टिक्स को क्या है कि बहुत सारा क्रिटिसिज्म आने लग गया था फैंस की तरफ से, बहुत सारे जो टीवी पंडित्स बैठते हैं उनकी तरफ से आने लग गया। सबका कहना था कि ये डार्क आर्ट्स है, ये कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये ऐसी हरकतें करके जो है मैचेस जीत रहे हैं और ये साले जो है प्रीमियर लीग के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको हराम बॉल भी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने स्पेनिश फुटबॉल में भी देखा होगा, सिमियोने खिलाता है एटलेटिको मैड्रिड को, वो भी हराम बॉल ही बोला जाता है कि सबके सब एक गोल मार दिया, पार्क दा बस कर दी भाई बॉक्स में जाके और खड़े हो गए, भाई आओ मारो आओ लड़ लो, पहले जैसे कबड्डी खेलने जा रहे हो। मिकेल अर्टेटा के अंडर जो है आर्सेनल 3 टाइम जो है सेकंड फिनिश करा प्रीमियर लीग में, और इस साल फाइनली जाके उन्होंने टाइटल जीत लिया है। तो जो 3 बार उन्होंने सेकंड फिनिश करा था वो काफी ऐसे ऐसे मार्जिन से जाके वो हार जाते थे, सेकंड आ जाते थे, जिससे क्या उनको लोग बॉटलर्स बोलने लग गए थे हर जगह जाके। उनके फैन आके जो है डिफेंड करते थे, अरे हमारे साथ गद्दारी हुई है, हमारे साथ रेफरी खेल खेल रहा है। तो उस वजह से उनके फैन बेस को बहुत हेट मिलती है और उनके क्लब को उससे भी ज्यादा हेट मिलती है। ठीक है। लोग और उनको जो है गरियाते हैं, गाली देते रहते हैं कि भाई ये कैसा क्लब है, ये कैसा क्लब का फैन बेस है। उनका जो मैनेजर है मिकेल अर्टेटा, वो ऐसा हराम बॉल खिलाता है कि तुम अगर वो 90 मिनट का मैच देख लो उठा के तो भाई तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तुम कहोगे भाई ये क्या दिखा रहे हो तुम मुझे, ये तुमने मुझे क्या दिखा दिया। तुम देख के तुम्हारी आंखों से खून निकल आएगा भाई, कान फट जाएंगे, तुम्हारे मुंह से तुम्हारा वीर्य बाहर आ जाएगा। और अब तो उन्होंने प्रीमियर लीग भी जीत लिया है। अब आप लोग ये सोचो कि अगले 10 साल तक जो है अगर वो कुछ नहीं भी जीतते तो इस एक प्रीमियर लीग टाइटल के दम पे उनका पूरा फैन बेस बस यही बोलता रहेगा, हमने जो है प्रीमियर लीग टाइटल जीता है, हमने ये कर दिया, हमने पेप की सिटी को हरा दिया, हमने इनको हरा दिया, उनको वो हरा दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिकल वे से देखोगे, पूरा जो लीग जिस तरह से चला है, ये एक ऐसा लीग था ना जिसमें 2-3 टीमें तो रिबिल्ड में चली गई थी। ठीक है। पेप की सिटी रिबिल्ड में थी, लिवरपूल तो मतलब क्या ही बोले यार, टकले ने टोपी पहना दी क्लब को। चेल्सी तो भाई नीचे जा ही चुकी है, अब तो उनको कुछ बचा ही नहीं कि वो टिक पाए। वो मुझे लगता है उनका टाइटल भी आप बहुत टाइम के बाद आने वाला है, उनको बहुत टाइम लगेगा। एक अच्छा कोच आ चुका उनकी टीम में, जाबी अलोंसो, लेट्स सी उसका प्रोजेक्ट कैसा होता है। बट रही बात आर्सेनल की, जो इस सीजन उन्होंने टाइटल जीता है यार, एक ऐसा सीजन जहां पे हर टीम लगभग रिबिल्डिंग में है और कोई है नहीं चैलेंज करने के लिए, वहां भी तुमको जो है फेब या मार्च के आसपास तुम्हें टाइटल जीत लेना चाहिए था। लेकिन तुम हर जगह जो है गंद मचा दिए, हग दिए, हर जगह जो है रेंगते रांगते फाइनल 2 गेम्स के में जाके तुम जो है लीग जीत रहे हो, उसके बाद तुम खुशी मना रहे हो जैसे तुमने साला 20 गेम में जाके लीग टाइटल जीत लिया यार। यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोग आर्सेनल को बहुत नफरत करते हैं। लेकिन भाई देखो, मैं पर्सनली आर्सेनल का फैन नहीं हूँ, बट मुझे एक टाइम पे ये क्लब पसंद था क्योंकि आर्सेन वेंगर इस क्लब के मैनेजर थे। मैं मैनेजर्स की फिलॉसफी पे पूरा भाई पसंद करता हूँ, उनका प्रोजेक्ट पसंद करता हूँ। मैं कोई क्लब का फैन नहीं हूँ, ठीक है, मुझे किसी क्लब का फैन कंसिडर मत करना, मुझे मैनेजर्स के प्रोजेक्ट पसंद आते हैं। अगर जैसे कोई मैनेजर, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रैंक लैम्पार्ड कोवेंट्री सिटी को इस बार प्रीमियर लीग में लेकर आ रहा है, तो मैं उनको फॉलो करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि फ्रैंक लैम्पार्ड कैसे प्रोग्रेस करता है।
ठीक है, ऐसे ही मैं ज़ाबी अलोंसो की चेल्सी को भी फॉलो करूंगा। तो ज़ाबी अलोंसो बहुत अच्छा कोच है, उसके पास बहुत अच्छा माइंडसेट है, उसको अगर टाइम मिलेगा तो वो बहुत अच्छी तरह से उस क्लब को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो पेप ग्वार्डियोला भी अब मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जा चुके हैं, तो अब एंजो मेरेस्का को मिलेगी क्लब की कमान। तो एक तरह से देखा जाए तो उनको भी 2 सीजन कम से कम लगेंगे ही टीम के साथ जेल होने में। तो अब सारी टीम अब रिबिल्ड प्रोसेस में चली जाएंगी। लिवरपूल को हटा दो, गंजू सबको टोपी पहना रहा है, ठीक है, एक प्रीमियर लीग जीत के मुझे लगता है वो 2-3 सीजन तो खींच ले जाएगा। तो मतलब 3-4 साल अगर सब टीम रिबिल्ड हो रही होगी तो आर्सेनल के पास अब खुल का पूरा चांस है कि वो बैक टू बैक प्रीमियर लीग भी जीत सकते हैं, वो 3 टाइम भी जीत सकते हो, 3 पीट भी मार सकते हैं, 4 पीट भी मार सकते हैं। बट क्या मिकेल अर्टेटा ये कर पाएंगे इतने आसान सीजन में? अगर उनको जीतने में इतना स्ट्रगल करा है उन्होंने, तो मुझे लग रहा है जब टीम पूरी रिबिल्ड होकर एकदम प्रॉपर फाइनल फॉर्म में जा रही होंगी तो अर्टेटा का क्या हो रहा होगा, और तब मैं देखना चाहूंगा इनका फैन बेस का क्या रिएक्शन होता है। तो आई होप गाइज तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, आई होप तुम लोगों ने कुछ चीज़ें एंजॉय करी है। देखो भाई, ये मेरा पहला वीडियो था, ठीक है, तो तुम्हारा जो भी फेयर क्रिटिसिज्म है तुम भाई कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मन पे काम करूंगा, क्योंकि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है ऐसे, मैं कैम के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप तुम लोग को मज़ा आया हो, फीडबैक दे देना जैसा अच्छा लगे, ठीक है, और कमेंट जरूर करना गाइस वीडियो देख के, क्योंकि अगर तुम लोग कमेंट करोगे और आगे तुम लोग अगर कुछ डिमांड करो तो मैं बनाऊंगा आगे भी। तो भाई थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भाई, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नया नया चैनल है यार, ठीक है, हमारा गेमिंग चैनल भी है, तुम चैनल के होम पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो सॉल्टी बॉयज़ के नाम से। इंस्टाग्राम भी है गाइज हमारा saltybॉयज_YT। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में हम मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।